लास्ट क्लास में जो हमने वुड्स रिएक्शन किया था उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे हम RCl लेते हैं, RCl को बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड या क्लोरो एल्केन। लेकिन अगर यहां बेंजीन लगा दिया जाए R की जगह पर, मैंने बेंजीन ले लिया एक, तो क्लोरीन ले लिया। अब भी मैं सोडियम से रिएक्शन कर सकता हूं। सोडियम से जब मैं रिएक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा कंपाउंड? एक कंपाउंड मिल जाएगा बेंजीन। दो लिए, ये 2RCl लिया था, R सिंगल बॉन्ड R बन गया था। अगर मैं ये पहले वाला लेता हूं रिएक्शन, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर लेना है, वो सारी बातें पिछली क्लास की हैं। R सिंगल बॉन्ड R बनता है, यहाँ बेंजीन सिंगल बॉन्ड बेंजीन बनता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, एक एल्काइल हैलाइड ले लूं, एक एराइल हैलाइड, इसका नाम है एराइल हैलाइड, तब इसका नाम चेंज हो जाता है रिएक्शन का। अगर हम एराइल हैलाइड एंड RCl का मिक्सचर लेते हैं, तब हम इस रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। हम इस रिएक्शन को तब क्या बोलेंगे? तब इस रिएक्शन को वुड्स-फिटिग रिएक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब हम एक एराइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे। एराइल हैलाइड मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। एराइल हैलाइड होता है बेंजीन पर अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा है। तो अब वो रिएक्शन जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। अलग से हेडिंग लिखोगे आप इसका, ये नाम ही अलग हो गया ना, वुड्स-फिटिग रिएक्शन हो गया, तो आप अलग हेडिंग लिखोगे, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। स्पेलिंग गलत होगी, मैं स्पेलिंग ठीक कर रहा हूं। वुड्स-फिटिग रिएक्शन हेडिंग लिख करके फिर उसके बाद ये लिखोगे। देखो, दो सोडियम एटम लिए, आई भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, Cl भी ले सकते हो, बेंजीन Cl भी ले सकते हो, बेंजीन Br भी ले सकते हो, बेंजीन आई भी ले सकते हो। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन ये वाला R ग्रुप इस बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हम NaI माइनस कर देते थे ना, अब ये दो अलग होंगे, ये क्योंकि दोनों अलग हैं तो मुझे दो अलग लिखने पड़ेंगे आंसर। NaBr प्लस NaI। अगर दोनों Cl होते तो मैं 2NaCl माइनस कर देता। वेल, ये तो बाय प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं है। इसको मैं बोलूंगा एल्काइल बेंजीन। बाय प्रोडक्ट और भी बनेंगे इसमें। ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा है पिछली क्लास को, तो एक मैंने वर्ड बोला था मिक्स वुड्स रिएक्शन, उस टाइप का रिएक्शन है ये। बस इसमें कंडीशन है कि हमें एक बेंजीन जरूर लेना पड़ेगा। अगर बेंजीन ले लिया साथ तो ये वुड्स-फिटिग कहलाएगा। इसके साथ और दूसरे कंपाउंड भी मिलेंगे, बाय प्रोडक्ट RR भी मिलेगा, बेंजीन बेंजीन भी मिलेगा, उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बेंजीन बेंजीन का मिलना, RR का मिलना तो वुड्स रिएक्शन जैसा है। ये क्रॉस वाला जो रिएक्शन है, क्रॉस जो प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम वुड्स-फिटिग बोल रहे होते हैं। हाँ, यील्ड अच्छी नहीं आती वुड्स रिएक्शन के कंपैरिजन में, ये उतना अच्छा रिएक्शन नहीं है। वुड्स-फिटिग रिएक्शन ज्यादा अच्छा रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ यील्ड जो है कम हो जाएगी। तो अगर कभी आपको कहा जाए कि टॉलिन बनाओ, टॉलिन क्या होता है? बेंजीन और उस पर CH3 ग्रुप को टॉलिन हम कह रहे होते हैं। ये अगर बनाना है और मैं सोडियम 2 यूज करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड, तो 2NaCl माइनस हो जाएगा। बेंजीन CH3, इसको मैं मिथाइल बेंजीन भी कह सकता हूं, इसका नाम मिथाइल बेंजीन भी है एंड टॉलिन भी है। साथ में 2NaCl हटा दिया। डिजॉल्व तो डेफिनेटली ड्राई ईथर में करोगे, बिना वाटर वाला ईथर होना चाहिए, वरना वाटर क्या करेगा? वाटर सोडियम से रिएक्शन कर लेगा। अदरवाइज सोडियम से रिएक्शन करके वाटर बना देगा
H2 एंड NaOH। तो कुछ और ही रिएक्शन हो जाना है, सोडियम कंज्यूम हो गया तो सोडियम यहां इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छी तरह से जब पक्के कर लोगे ये रिएक्शन, इसके हम मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमने ये एग्जाम्पल्स भी किए थे, इसके जो एग्जाम्पल्स किए थे वुड्स रिएक्शन के, हमने लास्ट क्लास में किए थे। अब मैं दूसरा रिएक्शन एक डिस्कस कर रहा हूं जो प्रिपरेशन का है। कहां हमने छोड़ी थी पिछली क्लास? हमने प्रिपरेशन एल्केन की थी। किस किस से की थी? हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन Zn डाइल्यूट HCl के साथ। ये रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे सारे। और एक वुड्स रिएक्शन हमने किया था। अब एक जो प्रिपरेशन है, जो भी नंबर इसका आ रहा हो, चलता आ रहा था नंबर, चौथा या तीसरा या पांचवा जो भी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन याद करने के लिए सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट, और एल्केन की कर रहे हैं तो बनेगा तो एल्केन ही, राइट हैंड पे तो एल्केन ही लिखना है। बाय प्रोडक्ट जरूर आपको ध्यान रखना होगा। तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये होते क्या है ये बात पता होनी चाहिए। RCOH को बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक रिएजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम एक ऐसा कंपाउंड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। CaOH ट्वाइस NaOH के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एल्केली है। एल्केली होने का मतलब इसमें OH नेगेटिव है। इसका काम होता है, फंक्शन होता है, हर रिएजेंट का कुछ काम होता है। जैसे सोडियम का काम था दो एल्काइल ग्रुप को जोड़ देना, जिंक HCl का काम था रिडक्शन करना। इसी तरह से कभी भी कहीं पर भी NaOH एंड COH का मिक्सचर दिया है तो इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना। कहीं से इसको कार्बन डाइऑक्साइड दिखी किसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसने कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ी और पकड़ करके मॉलिक्यूल से बाहर खींच करके ले आया। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का दुश्मन है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि नेचर में एसिडिक होती है और ये खुद स्ट्रॉन्ग एल्केली है। एल्केली NaOH CaOH बेस जिसे हम कहते हैं, ये एसिडिक होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेता है, मॉलिक्यूल से तोड़ के अलग निकाल लेता है। हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है। हम सोडा लाइम को ऐसे शो कर सकते हैं, या एक और तरीका होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हीट किया जाता है तो CaO बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH OH, जब आप इसको हीट करते हो तो ये वाटर लूज करता है, डिहाइड्रेट करता है। किसी भी चीज को हीट करोगे तो वाटर इवेपोरेट होकर निकलने के चांस रहते हैं, किसी से आसानी से किसी से मुश्किल से। तो CaO भी लिख सकते हैं हम। जब हम इसको हीट करते हैं तो CaO प्लस NaOH का मिक्सचर भी सोडा लाइम ही होता है। या तो ये लिख करके दे दिया जाए आपको, या ये लिख करके दे दिया जाए, दोनों को आप सोडा लाइम मानोगे। कहीं अगर ये रिएजेंट दिया है तो आप क्या बोलोगे उसको, कि इसका काम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है। जो भी रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट या रिएजेंट। कार्बोक्सिलेटिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, डी मतलब हटाने वाला, डी रिमूव करना। डी वर्ड जो जहां जहां भी इस्तेमाल होता है, यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, आगे चल करके पढ़ेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेट, ऐसे वर्ड का मीनिंग होता है हटा देना। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है? COOH ग्रुप है।
या COO ग्रुप है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोक्सिल, तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो करता है वो डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे बनेंगे। व्हाट आर डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, गिव एन एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। क्या एग्जांपल दोगे डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट का? CaO NaOH। डीकार्बोक्सिलेशन कहते किसको है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 का हट जाना मॉलिक्यूल से डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। अगर मैं बिना केमिकल रिएक्शन शो किए आपको सीधे सीधे तरह से बताता हूं, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई सा भी, कितने भी कार्बन हम लेकर के करते हैं, मैं इसमें सोडा लाइम ऐड करता हूं। सोडा लाइम का काम क्या है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना, और यहां पर जो CO2 एब्जॉर्ब होगा, ये CO2 एब्जॉर्ब होगा। CO2 इसने, सोडा लाइम ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि ये एल्केली है, ये एसिडिक है, ये H यहां पर लगा रह गया, फाइनल प्रोडक्ट RH मिला, एल्केन मिल गया ना। RH क्या होता है? एल्केन होता है। ये बिना मैकेनिज्म के बताया, इसके मैकेनिज्म भी होते हैं, तरीके होते हैं अपने, लेकिन वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा अभी आपको। पहले ये छोटी छोटी चीजें आप कर लो, वहां वो भी आ जाएगा। एकदम से पहले दिन से ही थोड़ी ना सारे मैकेनिज्म सीख लोगे, ये भी आ जाएगी बात धीरे धीरे करके। पहले रिएक्शन सीखो, फिर इसके बाद हम इनके मैकेनिज्म भी करेंगे। जब हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो इसको ध्यान से देखने पर हमें एक रिजल्ट और मिलता है, एक चीज और देखने को मिलती है कि इसमें अगर मैं कहता हूं कि टोटल कार्बन की संख्या N है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 कार्बन थे, सपोज करते हैं N की वैल्यू 5 थी, पेंटेनोइक एसिड था ये, तो एक कार्बन तो ये कम हो गया, ये वाला कार्बन तो सोडा लाइम ने एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो इसमें तो 4 कार्बन बचे, N-1 कार्बन बचे। यानी एल्केन कभी अगर मुझे ऐसे बनाना है कि कम कार्बन का एल्केन बनाना है, जितना सबस्ट्रेट में कार्बन की संख्या है उससे कम कार्बन मुझे अगर रखना है एल्केन में, तब ये वाला मेथड निकाल करके लाओगे आप। अगर कार्बन सेम रखने हैं तब आप रिडक्शन मेथड, हाइड्रोजनेशन करोगे, जिंक एंड HCl वाला करोगे। कार्बन बढ़ाने हैं अगर आपको तो वुड्स रिएक्शन करोगे, ये तो नहीं कर सकते, कार्बन कहां बढ़ रहे हैं इसमें? N कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, N-1 का एल्केन है। कार्बन अगर एक कम करना है आपको, तो एक कम करने का मतलब हो गया कि आपको डी कार्बोक्सिलेशन करना होगा। अब ये मैंने एक बेसिक सी बात बता दी, बस इसके एग्जाम्पल हमें करने, बहुत सारी चीजें जो इसमें काम की हैं। डी कार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड के हट जाने को डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट क्या होता है? सोडा लाइम, NaOH CaO का मिक्सचर सोडा लाइम कहलाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है और ये अल्कली है, इसलिए ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत रिएक्शन पढ़े भी होंगे कहीं आपने बेसिक क्लास में, जो NaOH होता है, बेसिक है, अल्कली है, CO2 एसिडिक है, एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना लेगा? Na2CO3 सॉल्ट बना लेगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, Na2CO3, तो कार्बोनेट बन जाते हैं। इसमें बाय प्रोडक्ट की तरह से हम कार्बोनेट लिख सकते हैं। हाई टेम्परेचर पर होने वाला रिएक्शन है, जब तक हम इसे हीट नहीं करते हैं तब तक ये रिएक्शन नहीं होता है। तो अब आप इसे देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो मैंने RCOH लिया था, ये ऐसे भी अगर दिया है तो भी ठीक है, लेकिन इसका सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं हम। ये भी दिया है, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इन दोनों में से किसी एक को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, क्या सोडा लाइम? CaO प्लस NaOH का मिक्सचर। दूसरा तरीका क्या है? CaOH ट्वाइस प्लस NaOH का मिक्सचर। क्या बनता है? एल्केन बनता है। खास बात क्या है एल्केन की? एक कार्बन कम होकर एल्केन बनेगा, ये इसकी खास बात है।
देखो CH3COONA सोडियम सॉल्ट ले लिया, NaOH CO के साथ इसे हीट किया, Na2CO3 बाय प्रोडक्ट निकाल दिया अलग, वही CO2 अलग हटा होगा, उसने NaOH से रिएक्शन किया तो Na2CO3 बन गया। ये मीथेन, देखो 2 कार्बन का एसिड था ये, एक ये और एक ये, 2, एक तो ये कार्बन हमें कम करना पड़ेगा इसमें से CO2, तो एक कार्बन का एल्केन बनेगा। N की वैल्यू यहां कितनी थी, 2 थी, 2 - 1 यानी 1 कार्बन का एल्केन बनेगा। 1 कार्बन का एल्केन मीथेन होगा। ये रहेगा तरीका इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। है रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट, और अगर यहाँ H लिखा होता तब हम इसे कहते इथेनोइक एसिड। या तो इथेनोइक एसिड लो या सोडियम इथेनोएट लो, तो जो एल्केन बनेगा उसमें कार्बन कम होगा, 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सॉल्ट है ना, इसको मैं सॉल्ट बोल रहा हूं, तो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड लो चाहे उसका सॉल्ट लो, उससे 1 कार्बन कम आएगा प्रोडक्ट में यानी एल्केन में। ये थ्योरी है इस रिएक्शन की। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे बस। जो हमारे पास ये प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, क्या कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास, डिफाइन डी कार्बोक्सिलेशन, आता है ये बहुत 11th में बोर्ड में आता है। डिफाइन डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। जैसे RCOH लिया, ये प्रोसेस, अभी इसमें रिएजेंट ऐड नहीं किया है तो प्रोसेस दिखाया गया है। रिएजेंट ऐड किए बिना इस CO2 को हटा दिया, अलग कर दिया। ये CO2 जब मैं हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, ये H इधर आ गया, RH CO2 को अलग कर दिया। CO2 को कौन ले जाएगा, सोडा लाइम ले जाएगा। सोडा लाइम में क्या है, NaOH है, NaOH CO2 से रिएक्शन करके Na2CO3 बना देगा। अगर ऐड करते हो तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह Na2CO3 आपको आंसर लिखना है। सोडा लाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। अब अगर ये तो सिंपल है RCOH, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल दे दिया, इसको भी छोड़ो, चलो ये तो ज्यादा हो गया कुछ, अगर ये दे दिया आपको, तो जो भी दिया है उसमें आपको ध्यान तो सिर्फ COOH पर देना है और कहीं पर नहीं देना है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड H, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करने को बोला गया, सोडा लाइम ऐड किया तो क्या हट जाएगा, CO2 माइनस कर देंगे हम इसमें से, ये CO2 हटाना है बस। H यहां पर लगा रह गया, क्या मिला, बेंजीन। जब हम बेंजीन की प्रिपरेशन करेंगे तो भी पढ़ेंगे ये मैंने 3 डबल बॉन्ड को जल्दी में सर्कल बना दिया, ये अभी आगे चल के हम इसे करेंगे कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं। जो रेजोनेंस शो करते हैं उन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट CO2 माइनस किया बस मैंने। अच्छा, यहां अगर एक मान लो CH3 लगा होता तो कार्रवाई तो अपनी हमने यहां पर की है ना, तो ये तो लगा रहने दो इसको, क्या कह रहा है ये, टॉलिन बन जाएगा बस, हटेगा CO2 ही। अगर यहां एक NH2 होता और, तो NH2 लगा रहने दो, जहां हमने रिएक्शन किया है बस वहीं पर तो चेंज शो करेंगे, यहां तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। COOH पर रिएक्शन होगा या COONA पर रिएक्शन होगा या COO नेगेटिव पर रिएक्शन होगा। तो ये फर्दर काम की बात है। जैसे ये देखने में मुश्किल लगते हैं, रिएक्शन मुश्किल नहीं है। अगर हमें रिएक्शन पता है, यहां लिख करके दे दिया आपको कि सोडा लाइम दे दिया, सोडा लाइम आते ही दिमाग में आना चाहिए कि CO2 हटाएगा। अब CO2 कहां से हटाएगा, ये हटेगा CO2, यहां पर आ जाएगा H, तो बेंजीन OH। ये हम इस तरह से रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपसे, डिफाइन डीकार्बोक्सिलेशन, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सोडा लाइम, 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस,
या फिर आपको कोई कंपाउंड दे करके प्रोडक्ट का यूपीएससी नेम पूछा होगा, अभी मैं कराऊंगा आपसे। तो ये ऐसा पाउडर, जैसा पाउडर नहीं, पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे इसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीओ का जो मिक्सचर होता है, सोडा लाइम, ऐसा कुछ देखने में दिखता है। ये वाटर नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए इसमें। तो ये क्या करेगा, सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaOH ट्वाइस, और इट इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। मैंने अभी डिटेल बताई आपको, CaO को जब हीट करते हैं, CaOH ट्वाइस को हीट करते हैं तो CaO बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे पहले कि दूसरे रिएक्शन पर आए। इसकी मैं कुछ रिएक्शन आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। राइट IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट इन फॉलोइंग। इन तीनों प्रोडक्ट्स के आपको IUPAC नेम बताने हैं, A का, B का एंड C का। इनके IUPAC नेम जल्दी से लिख करके बताओ, पहले रिएक्शन पूरे करो फिर IUPAC नेम उनके बता दो। सोडा लाइम हमने ऐड किया, इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेना, ये CO2 हट जाएगा। क्या बचा, CH3 CH2, ये वाला H इधर आ गया, क्या मिला, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन है नाम इसका। यहां से भी हम CO2 हटाएंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेगा सोडा लाइम इसको। जो भी बने बाय प्रोडक्ट, अगर ये यहां लिख करके दिया है प्लस NaOHCO, तो हमें Na2CO3 राइट हैंड पे देना पड़ेगा बाय प्रोडक्ट, लेकिन ये तो एरो के ऊपर लिखा है, तो जरूरी नहीं है अब हमारे लिए कि हम बाय प्रोडक्ट भी लिखें। सोडा लाइम ने जब रिएक्शन किया तो CO2 इसने एब्जॉर्ब करके ये वाला H आ गया इस 2 पोजीशन पर, कंपाउंड मिला CH3 CH2 CH3, प्रोपेन मिला अभी भी। अब हम क्या करते हैं, CO2 हटा देते हैं यहां से। CO2 इस थर्ड प्रॉब्लम में से भी जब हटा दिया तो यहां पर H आ गया। प्रोडक्ट जो मिल गया मुझे वो इस तरीके का प्रोडक्ट मिला, 1 2 एंड 3। नाम देखो इसका क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो जैसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गिवन है उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखोगे ना। तो हम यहां आंसर लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बस एक फर्क क्या हो सकता था, यहां कई बार सोडियम सॉल्ट भी दिया जा सकता है, वो भी दे रहा हूं मैं करने के लिए। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ज्यादातर 11th क्लास में तो यही आते हैं। बाकी थोड़ी सी डिटेल जब आएगी तो स्ट्रक्चर बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया था, तो बस उस तरीके का आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं करने के लिए। मैंने यहां पर सॉल्ट दिए हैं आपको। इन सॉल्ट को जब सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं तो A जो बनेगा उसका IUPAC नेम क्या होगा, B का IUPAC नेम, C का IUPAC नेम। जल्दी से सॉल्व करके बताओ ये। देखो सबसे पहले फर्स्ट केस में जो हमें आंसर मिलेगा, डी कार्बोक्सिलेशन करने के बाद ये CO2 मैंने माइनस कर दिया, और जहां से CO2 हटाया है वहां से, अब यहां तो Na थोड़ी लगा देंगे, जो NaOH का, सोडा लाइम में एक NaOH है, उस NaOH का ये वाला H यहाँ इस पोजीशन पर आकर के प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए CH3 CH, तो पहले से है, एक और H आ गया CH2 CH3। इसका नाम है IUPAC प्रोपेन। ये CO2 हटा दो, हटा दिया, यहां पर H आ गया, तो ये तो C6H6 बेंजीन रिंग बना। इसका IUPAC नेम बेंजीन ही होता है। यहां तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, ये तो CH3 है, COONA से CO2 एब्जॉर्ब कर लिया इस सोडा लाइम ने। जो प्रोडक्ट मुझे मिला CH3 पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो ये तो CH3 रहा, यहां आ गया H, तो ये है इसका नाम मिथाइल बेंजीन।
ये मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा है? बेंजीन पर, मिथाइल बेंजीन। और टॉलिन कह सकते हो आप इसे। ये हम इनके नाम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लग गई होगी, कोई इशू की बात तो नहीं है इसमें, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए किसी को। इन सारे रिएक्शन के जरिए हम ये सीख रहे हैं कि एल्केन सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, लैब में कैसे बनाया जाता है। ये इन सब रिएक्शन के जरिए सीख रहे हैं। कहां से शुरुआत की? एल्कीन का हाइड्रोजनेशन, एल्काइल हैलाइड का जिंक HCl से रिएक्शन, वोर्ट्स रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन, इन सब को हमने एक और था वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये हेडिंग वाइज आपको याद होने चाहिए, सबकी हेडिंग पता हो, फिर हर एक का रिएजेंट पता हो, हर एक का सबस्ट्रेट पता हो, हर एक, फिर उसमें जो वेरिएशन है, किसमें कार्बन बढ़ करके एल्केन बन रहा है, किसमें सेम कार्बन से एल्केन बन रहा है, किसमें कम कार्बन होकर एल्केन बन रहा है। बड़े गिने चुने रिएक्शन है जिसमें कम कार्बन होकर एल्केन बनता है, उसमें से एक ये डी कार्बोक्सिलेशन है। बड़े लिमिटेड रिएक्शन है। अब उनमें से एक रिएक्शन, लेकिन ये डी कार्बोक्सिलेशन है, एक कार्बन कम करना है बस, एक से ज्यादा नहीं हो रहा है। आपको 10 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दिया तो 9 कार्बन का एल्केन बनेगा, एक ही तो COH वाला ही तो कम होगा। और अगर आपको 6 कार्बन का कोई अब ये वाला मेथड ऑड कार्बन के एल्केन बनाने के लिए अच्छा होगा। वोर्ट्स रिएक्शन वाज नॉट गुड मेथड। ये क्यों अच्छा होगा? अगर आपको पेंटेन बनाना है तो हेक्सेनोइक एसिड ले लो, हेक्सेनोइक एसिड बनाओगे तो बिल्कुल श्योर शॉट पूरा का पूरा पेंटेन ही तो बनेगा, कुछ और थोड़ी बनेगा। तो वो वाली जो प्रॉब्लम, क्या जरूरत पड़ती है दो अलग अलग मेथड डेवलप करने की, एक ही मेथड से ना बना लें हम सारा कुछ सारी बार। इसलिए पड़ती है जरूरत क्योंकि किसी रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंस है, किसी रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए बहुत सारे मेथड डेवलप करने पड़ते हैं। एक और मैं आपको बता रहा हूं प्रिपरेशन, इसके बाद एल्केन बनाने का मेथड, जो कि फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। इस मेथड को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कॉल्ब्स ये साइंटिस्ट थे एक, इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस किया था किसी कंपाउंड का। तो ये तो हो गया नाम, इसका मकसद क्या है रिएक्शन को पढ़ने का? एल्केन बनाना हमारा मकसद है। हम यहां सबस्ट्रेट क्या यूज करते हैं? सबस्ट्रेट हम यहां पर यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही। कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर उससे हम एल्केन बनाते हैं, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन वाला रिएजेंट नहीं लेते, हम यहां इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं अभी तक, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी तक जितना एल्केन आपने पढ़ा है। एल्केन पूरे में अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, रादर मैं अगर बोलूं कि पूरे एल्केन में 2 रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट निकालो तो उनमें से पहला रिएक्शन ये होगा। तो इसलिए मैं इसके कोशिश करूंगा मैकेनिज्म भी बताने की। एनसीईआरटी में भी मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा और आगे लेवल तक मैं एलेबरेट करके इसको बताऊंगा, कंप्रोमाइज से हम नहीं करेंगे। कोशिश करोगे तो समझ भी आ जाएगा। होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज आप पढ़ चुके हो, ये जानते हो इतना, तो आपको बात समझ भी आ जाएगी। बस थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस समझना है कि क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी घटना होती है कि जब हम कोई सॉल्ट लेते हैं, एक A पॉजिटिव B नेगेटिव आयंस है मेरे पास ये सोल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैटायन एनायन में टूट जाता है, सोल्यूशन के अंदर ये है। अब मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रोड डिप कर दिए इसमें। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? सेल के टर्मिनल से जोड़कर 2 रॉड्स इसमें डिप कर दी। एक कैथोड कहलाता है, एक एनोड कहलाता है। बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, ये किया, तो इसमें यहां रिएक्शन शुरू हो जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
अब कहाँ होगी वो तो देखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव बी नेगेटिव अभी तक हमने इसे ओपन नहीं किया कि ये क्या चीज है। अभी तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूं, अभी मैं रिएक्शन नहीं बता रहा हूं। ये जो बैटरी का एक टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉन लेता है और बैटरी का एक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन देता है, तभी तो ये घूमते हैं सारे। और सॉल्यूशन में ये जो आयन है, एक टर्मिनल जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो कैटायन कैप्चर कर लेगा उसको, और जो एनायन है वो किसी एक टर्मिनल को या एक इलेक्ट्रोड को, टर्मिनल से मेरा मतलब है इलेक्ट्रोड, वो एक इलेक्ट्रोड को जाकर के इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दो प्रोसेस यहां होते हैं, हम रेडॉक्स पे आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है कैटायन, एनायन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं सेल के अंदर। बड़े आसान प्रोसेस हैं, कुछ भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है। तो मुझे तो इलेक्ट्रोलिसिस समझाना है, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नॉर्मल हो जाते हैं। आप घर में भी करके देख सकते हो। एक ग्लास लो, उसमें सोडियम क्लोराइड, थोड़ा सा नमक डाल दो पानी में, 2 चम्मच घोल दो उसमें। एक बैटरी लो, सेल जो होता है, उस सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल यहां डिप कर दो, नेगेटिव टर्मिनल यहां डिप कर दो, तार जोड़ करके देखना क्या होता है। आज करके देखना, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यहाँ बुलबुले नजर आना शुरू होंगे। सोडियम जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर एक ये सोडियम न्यूट्रल मेटल में बदलना शुरू कर जाएगा। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे बुलबुले से नजर आएंगे, दिख जाएगी कार्रवाई। अगर पीछे थोड़ा सा क्लियरेंस होगी, ट्रांसपेरेंट होगा, तो कार्रवाई होती हुई नजर आ जाएगी, ये पक्की बात है। उसमें थोड़ा सा कुछ लगा लो, कोई वैसी एक पत्ती टाइप लगा लो जो थोड़ी सी बड़ी हो, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा। ये है इलेक्ट्रोलिसिस, बाकी तो बाद की बात है। अब हमें कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएजेंट लिए जाते हैं, जो मैंने तो सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, तो एल्केन बनाना है मुझे, कार्बन तो है नहीं सोडियम क्लोराइड में, यहां थोड़ी बन जाएगा एल्केन। ये तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूं अभी। अगर आपको एल्केन बनाना है तो यहां सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम कार्बोक्सिलेट लेना पड़ेगा, RCOONA, ये लेना पड़ेगा। ये टूटेगा, टूट के 2 हिस्सों में आयन बन गए, Na पॉजिटिव, RCO नेगेटिव। Na पॉजिटिव, RCO नेगेटिव, कैटायन एनायन में टूट गए, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ये सोल्यूशन में अब मौजूद हैं। अब जब ये सोल्यूशन में मौजूद है, एक इलेक्ट्रोड की तरफ एक जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ दूसरा जाएगा। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन इसे सोडियम को मिल जाएंगे, ये सोडियम मेटल बना देगा। फिर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है दूसरा वाला, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, RCO के पास नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? RCOO न्यूट्रल। न्यूट्रल को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। क्लास अगर पढ़ी है तो, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता उन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल बन जाएगा यहाँ RCO फ्री रेडिकल। फिर ये आगे करेगा कुछ जो देखेंगे अभी, उसे वो बात की बात है। तो कुल मिलाकर कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जब हम सोडियम कार्बोक्सिलेट को, सॉल्ट को, सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है, इसको वाटर में डिसॉल्व करके बाहर से 2 इलेक्ट्रोड बैटरी के टर्मिनल एंड से पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ करके डिप कर देते हैं, तब एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन, एक पर रिडक्शन शुरू हो जाता है। इतनी बात तो समझ ही सकते हो, केमिकल रिएक्शन तो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक जगह ऑक्सीडेशन कहां होगा? जब नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। अब हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस पर आते हैं। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव एल्केन। ये है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस।
ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल प्रोसेस बता दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉल्प्स इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्प्स इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच वी टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट गिव एल्केन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब सेल से जोड़ के टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड उस सॉल्यूशन में डिप कर दिए। ये है इलेक्ट्रोलिसिस। ये पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है। ये जो एल्केन्स हैं, इसके कार्बन की बात करेंगे पहले। इवन नंबर के एल्केन बनेंगे। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट में बात करते हैं। पहले क्या लेना है सबस्ट्रेट, RCONA लेना है। तसल्ली से समझना है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RCOONA लिया, N कार्बन मान लिए मैंने इसमें कितने भी। जब कार्रवाई होगी, रिएक्शन होगा, तो ये दो इस्तेमाल होंगे। दो इस्तेमाल होने के बाद ये CO2 भी हटेगा, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम नाम नहीं दे रहे हैं इसे, लेकिन इसमें CO2 माइनस होता है, लेकिन सोडा लाइम इस्तेमाल किए बिना इलेक्ट्रोलिसिस से। कैसे होता है वो भी आएगा, हम बताएंगे, उसे डिस्कस करेंगे। तो CO2 निकल गए, कितने निकले? दो RCONA से 2 CO2 माइनस कर दिए, 2 CO2 हटा दिए, क्या बचे? 2 R बचे। एक R एक से, पहले वाले से, दूसरा R क्या होता है? इसमें तो वैलेंसी पूरी नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये कुछ करते हुए दोनों आपस में क्लब कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं। ये जो बना वो है एल्केन। अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? तो यहां से पता चलेगा, क्यों नहीं चलेगा पता? N, CO2 हटाया, N में से कितना रह गया? N-1 रह गया। N-1 कार्बन किस में है? R में है। R में कार्बन हो गए N-1, लेकिन ये तो R है, यानी ये तो 2 है। यानी एल्केन में जो कार्बन की संख्या होनी चाहिए 2, N-1 होनी चाहिए। Where N is number of carbon atom present in carboxylic acid which is taken in cell। आई होप की बात ये समझ आ गई होगी। अब इवन नंबर ही क्यों बनेगा भाई? 5 कार्बन लेके देख लो यहां, तो N-1 कितना हो गया? 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8, 8 कार्बन का एल्केन। 6 कार्बन लेके देख लो, 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10, इवन नंबर। आप यहां कितने भी कार्बन लो, 9 कार्बन लेके देख लो, 9 माइनस 1, 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16। जब मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ गया किसी इंटीजर का, तो इवन नंबर ही आएगा, और तो आ नहीं सकता है। तो ये बड़ी सिंपल सी एक बात है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको मैकेनिज्म नहीं भी पता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं भी करना चाहता कोई, तो एल्केन तो बनाना आएगा कम से कम। हमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए CO2 अलग कर देना है, और कार्बन कम हो गया तो R को जोड़ करके एल्केन दे देना है। अब अगर मान लो क्वेश्चन मुझे दिया गया कि ये है CH3COONA और इसका कॉर्प्स इलेक्ट्रोलिसिस करने को बोला गया। कॉर्प्स इलेक्ट्रोलिसिस में एक CO2 बना दोगे आप, बाकी और बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, हाइड्रोजन वगैरह भी मिलेगा। ये बताता हूं अभी के कैसे बनेगा, जब मैकेनिज्म करोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। जो R ग्रुप है वो है CH3, 2 CH3 जुड़ेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन मिलेगा हमें आंसर। बात वही हो गई। अगर ये N कार्बन है तो N-1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 कार्बन है, N की वैल्यू 2 रख दो, 2 माइनस 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 कार्बन सेम रह गए इसमें। इस तरह से हमें प्रोडक्ट तो लिखना इसी स्टेज में आ गया। थोड़ी सी और जानकारी मैं डिटेल के लिए आपके बता देता हूं, इसको आगे प्रोसीड करते हुए
थोड़ा सा और जब हम करते हैं, जो एल्केन प्रोड्यूस होते हैं वो एनोड पर, मैं अभी आपको बता रहा था जो सेल होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सेल कैसा होता है। एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए एंड रिडक्शन के लिए ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो जो एल्केन बनता है वो एनोड पर बनता है हमेशा, एनोड पर फॉर्मेशन होगी एल्केन की। और डिटेल पर आते हैं। ये जो मेथड है, इस मेथड में हमें किसी हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करना है। क्या करके? इलेक्ट्रोलिसिस करके। किसका? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? RCOONA, RCOH नहीं, RCOONA। क्यों ले रहे हैं सॉल्ट? क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कम होता है, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, अल्फा की वैल्यू कम होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए कितना वीक एसिड बता रहे थे हम उसे, एच कम टूटता है उससे। हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए तो सोडियम सॉल्ट यहां पर लिया है इसलिए, ताकि वो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाए ढंग से। हमने एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन बनाना है, तो ब्यूटेन बनाने के लिए प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया जाएगा। ये एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाऊंगा ये पूरा प्रोसेस। कैथोड पर एंड एनोड पर, जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां रिडक्शन होता है। रिडक्शन इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पुरानी बात है, याद कर लो। रेडॉक्स रिएक्शन एक होता था, पढ़ते थे हम, चैप्टर था पूरा। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन हट जाने का प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। कहां से हट रहा है इलेक्ट्रॉन? प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट लिया मैंने, RCOO नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन हटने का प्रोसेस कहां होगा? एनोड पर होगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? सोडियम पॉजिटिव या वाटर, वॉटएवर। ये H पॉजिटिव लेकर फिर ये रिडक्शन करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होते हैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन में नहीं, सेल में भी होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी होते हैं। ये एक सेटअप है, जस्ट ये समझने के लिए है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसे रटो या एज इट इज। इस तरीके का बैटरी लगा दी हमने यहां पर। ये कैथोड है, यहां रिडक्शन होगा। ये एनोड है, इस एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होकर के एल्केन बनेगा। अभी ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं कि जो कॉर्प्स इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें एल्केन कौन से इलेक्ट्रोड पर बनता है, कैथोड पर या एनोड पर? एनोड पर बनेगा हमेशा, ऑक्सीडेशन होकर के इलेक्ट्रॉन देगा अपना। कार्बन डाइऑक्साइड भी यही निकलेगा, क्योंकि जो RCO नेगेटिव है हमारे पास, RCO नेगेटिव से ही तो एल्केन बनना है, यही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी एल्केन के साथ एनोड पर ही आएगा। ये बात भी जानना आपके लिए जरूरी है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये कैथोड है, कैथोड पर हाइड्रोजन बनता है। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। हमने इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, सोडियम प्रोपेनोएट का एग्जाम्पल लेकर के हम करने वाले हैं इसको। तो ये मैंने एक तरफ कर दिया इसको। अब मैं ये एक केमिकल रिएक्शन समझना शुरू करो आप। इस केमिकल रिएक्शन में CH3CH2COO नेगेटिव कहां से आया? ये प्रोपेनोइक एसिड से आया। इसने क्या किया? ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन देने की घटना ऑक्सीडेशन। अगर ये दो हैं तो दो इलेक्ट्रॉन दिए, क्या बना? न्यूट्रल। न्यूट्रल को कहते हैं हम फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया यहां। अब ये क्या करेगा? होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। ये होमोलिटिक क्लीवेज करके, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका है कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये हट कर टूट कर यहां से CO2 अलग हट जाएंगे। दो ही बन रहे हैं, दो से दो बने, ये दो इलेक्ट्रॉन इसने माइनस किए, दो CO2 हट गए, और जो बन गया इथाइल फ्री रेडिकल बना। पिछली क्लास अगर जो मैंने भेजी थी, अगर आपने वो लगा ली है, तो इथाइल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय होमोलिटिक क्लीवेज।
क्या बना, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ऐसे ये बड़ा करके लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 फ्री रेडिकल। किसे कहते हैं फ्री रेडिकल? जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल होता है। कितने बनेंगे? ये 2 बनेंगे। दूसरा भी मैं लिख देता हूं, CH2 CH3। 2 फ्री रेडिकल जो बने, उनके दोनों के ऑक्टेट पूरे नहीं है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो जुड़ जाएंगे, इसे कहते हैं हम टर्मिनेशन। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इथाइल फ्री रेडिकल बना, और दोनों इथाइल फ्री रेडिकल आपस में टर्मिनेट करके यानी जुड़कर, जुड़ने का कारण ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों के, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। जैसे क्लोरीन का एटम होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है दूसरे क्लोरीन के एटम से, ऐसे ये भी शेयरिंग करेगा कार्बन कार्बन। इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं टर्मिनेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है। ये टर्मिनेशन होकर के फॉर्मेशन होगी ब्यूटेन की। कहां से चले थे हम? प्रोपेनोइक एसिड से। कितने कार्बन लेकर के चले थे? n कार्बन। n की वैल्यू यहां पर क्या है? 3। कितने बनने चाहिए? n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बनने चाहिए। n-1 कितना हो गया? 3 - 1 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो गया। ब्यूटेन 4 कार्बन का एल्केन बन गया, ये 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन बन गया। हमेशा इसी तरह से कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट बनेगा। ये है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग होगा। उसमें जो यहाँ एक्वस मीडियम लिया है हमने, वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। वाटर टूटता है H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। जो ये इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने तो दे दिए ना इलेक्ट्रॉन, अब वो जाएंगे कहाँ? हवा में थोड़ी सस्पेंड कर जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो H पॉजिटिव है, ये इंतजार में बैठा है, जैसे ही RCO नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देता है, ये H पॉजिटिव ले लेता है इलेक्ट्रॉन। ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। H फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, H फ्री रेडिकल मतलब एक। ये दोनों शेयरिंग इसलिए कर लेते हैं ताकि पूरा बॉन्ड बन जाए, ये H2 बन गया। ये जो H2 शो किया गया है यहाँ, ये H2 शो किया गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए और यहां इसने H2 बना दिया टर्मिनेशन करने के बाद। एक मिनट, मैं इसको दोबारा से कर रहा हूं। तो जैसे ही हमने इसको दोनों हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को टर्मिनेट किया तो H2 फॉर्मेशन हो गई। ये हाइड्रोजन लिबरेट हुआ हुआ हमने यहां पर दिखा दिया। ये है इस रिएक्शन की डिटेल और मैकेनिज्म, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसको सीखना हमारे लिए जरूरी है। जिन मैकेनिज्म का जरूरी होगा बताना, वो मैं बिल्कुल आपको पहले इसी फेज में बता के चलूंगा। बाकी जो कम इंपॉर्टेंस वाले हैं उसको हम दूसरे फेज में करेंगे डिस्कस। ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको बताया, कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस जिसे बोला जाता है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट रह गया तो जल्दी से पहले पूछो, फिर हम इसकी एप्लीकेशन तो कुछ मुश्किल नहीं, मैं एल्केन बनाने के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लिमिटेशन भी होती हैं तो लिमिटेशन भी देख लेंगे हम। एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस में एल्केन की प्रिपरेशन करने में, इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ये तो मेन है भाई। इसके अलावा कभी मौका लगेगा तो आपको ये भी बताऊंगा हम कि हम साइक्लोएल्केन भी बना सकते हैं, साइक्लिक भी बना सकते हैं। एल्कीन बनाने में भी कभी कभी ये काम आता है। जब एल्कीन हम करेंगे तो ये रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे। एल्काइन बनाने में भी ये काम आता है। बड़ी एक्सटेंसिव इसकी एप्लीकेशन है। कॉर्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल हम एल्केन बनाने में, एल्कीन बनाने में, एल्काइन बनाने में, साइक्लोएल्केन बनाने में। अब क्योंकि यहां तो हम एल्केन पढ़ रहे हैं ना, तो हमने एल्केन में यूज किया इसे। लिमिटेशन, कमी क्या है इसकी कुछ रिएक्शन की? लिमिटेशन, हम इसमें मीथेन नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कार्बन के एल्केन बनाने होते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया तो 2 तो कम से कम बनेंगे। इसके अलावा ये अच्छा मेथड नहीं है
ऑड कार्बन के एल्केन बनाने के लिए, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी मिक्सचर की। तो मिक्सचर बनना अवॉइड करने के लिए हम यहां ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑड कार्बन, अगर आपको कहा जाए कि प्रोपेन बना के बताओ तो ये हम अवॉइड करेंगे, ये हम यूज नहीं करेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि ब्यूटेन बनाओ तो हम ये यूज करेंगे, बिल्कुल अच्छा मेथड काउंट होगा। वेल, ये हमारी प्रिपरेशंस हुई पूरी। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, शुरू कर रहा हूं, वो है प्रॉपर्टीज का। जब प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं बच्चों जिसमें हम बॉन्ड नहीं तोड़ते, कंपाउंड का किसी से रिएक्शन नहीं कराते, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉयल करने में हम कंपाउंड को खराब नहीं करते। जैसे वाटर बॉयल करना है तो लिक्विड में भी H2O में भी वाटर ही है, गैस स्टेट में भी H2O ही है। बॉन्ड नहीं तोड़ा हमने वाटर का। बॉन्ड तोड़ देंगे फिर तो वो कुछ और बन जाएगा, फिर वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। डिसॉल्व करना है, सॉलिबिलिटी एंड डाइपोल मोमेंट, विस्कोसिटी, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका केमिकल रिएक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है। जब भी हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन की अगर देखी जाए तो उसके लिए हमें जो शुरू के एल्केन, छोटे एल्केन देखने हैं। जैसे एल्केन 1 से 4 कार्बन तक का एल्केन है, ये गैस होते हैं। मीथेन है, जैसे अगर आपको कहा जाए CH4 1 कार्बन का एल्केन, CH3 इथेन है। प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। ब्यूटेन है। 4 कार्बन तक तो बिल्कुल परफेक्ट गैसेस हैं ये। लेकिन अगर 5 कार्बन से या उससे ज्यादा, अब एक इशू है, लेकिन 5 कार्बन में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। 5 कार्बन में तो ये भी 5 कार्बन एल्केन का बोल दिया, बोलने को तो बोल दिया। 5 कार्बन तो ये भी है, 5 कार्बन ये भी है, जिसे हम नाम देते हैं नियोपेंटेन। तो ये थोड़ा सा यहां एम्बिग्युइटी है। 5 कार्बन पर हम स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं, ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं। 5 कार्बन वाला कौन सा? जो स्ट्रेट चेन वाला 5 कार्बन है। वरना 5 कार्बन से तो आइसोमर, अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया है, क्लास लगाई है अगर, तो ये एंड ये तीनों हो सकते हैं। आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल पॉसिबल है एल्केन में। तो ऐसे ही यहां पर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 5 जो लिखा है स्ट्रेट चेन के लिए लिखा है, ये लिक्विड होते हैं। लेकिन 5 कार्बन का एक अगर ब्रांच वाला नियोपेंटेन लिखा जाता है तो वो गैसियस है, वो इसके साथ आ जाता है। क्या बात पता चली कि ब्रांचिंग बढ़ने से मॉलिक्यूल गैसियस की तरफ शिफ्ट होता है। अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ये कोई बड़ी बहुत ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपल एक ट्रेंड समझ आ रहा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन रहे हैं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। गैस के बॉइलिंग पॉइंट तो माइनस में होते हैं, लिक्विड के होते हैं लेकिन पॉजिटिव में होते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बढ़ते चले जाने से क्या होता चला जा रहा है? मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। C18 एंड अबव, 17 के बाद वाले एल्केन हो ही सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बन है, 20 कार्बन है सपोज करते हैं चेन में, तो 20 कार्बन का कोई एल्केन है तो वो सॉलिड होगा भाई। इतने सारे कार्बन, इतना भारी हो गया, वजन इतना ज्यादा है उसका, वो सॉलिड नहीं होगा। और क्या, एक कार्बन वाला हल्का सा मॉलिक्यूल सॉलिड होगा? वो तो उड़ जाएगा हल्का सा हवा में। मोलर मास बढ़ते हैं तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेंगे ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी। कभी कोई एक बड़ी पुरानी बात है, एक चैप्टर पढ़ा था गैसियस स्टेट, याद सा आ रहा है, धुंधला धुंधला सा मुझे।
मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करती हैं। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैंडरवाल्स फोर्सेस हो सकती हैं, डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। एल्केन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने का कोई चांस नहीं है, वैंडरवाल इंटरेक्शन होंगे। एंड वैंडरवाल इंटरेक्शन दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, मोलर मास पर, मॉलिक्यूलर मास पर, एंड मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मॉलिक्यूल का, वैंडरवाल फोर्स उतनी ज्यादा होगी। मोलर मास जितना ज्यादा होगा, वैंडरवाल फोर्स उतनी ज्यादा होगी। भाई मॉलिक्यूल बड़ा है तभी तो वेट ज्यादा होगा, उसका मोलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया भी उसी का ज्यादा होगा। कई बार लेकिन डाइसी हो जाती है बात कि मॉलिक्यूलर मास सेम है, आइसोमर बन गए लेकिन अलग अलग। आइसोमर मतलब एक बन गया ब्यूटेन, एक 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। अब यहां ऐसे केस को अगर हम छोड़ दें, सिंपल मॉलिक्यूलर मास के बेस की बात करें, तो सीधे सीधे बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास का फंक्शन है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट उसके साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। ये है एक सिंपल बेसिक सा ट्रेंड। बड़े काम की बात है, बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, खास तौर से कंपटीशन में फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत आते हैं। एक तो बात ये होगी डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में हम कोई खास प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मास, वॉल्यूम, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब डेंसिटी बता सकते हो। हाँ, इतना हम जरूर बता देते हैं कि दुनिया के सब एल्केन वाटर से हल्के होते हैं। इतना बता सकते हैं कि वाटर पे फ्लोट करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, ये हल्के होंगे ना। अब वाटर मॉलिक्यूल ये कहने लगो कि ये तो बड़ा हल्का होता है, एल्केन तो भारी भी होते हैं, 20 कार्बन का एल्केन, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ जाता है ना उसका। तो प्रोपोर्शनेटली हमें देखना पड़ेगा। डेंसिटी क्या है? मास ओवर वॉल्यूम। मास ज्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम कम बढ़ा, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो एल्केन को आपको लाइट बताना है वाटर से, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। इसीलिए पेट्रोल डीजल की जो फायर होती है, आग लगती है अगर पेट्रोल डीजल की वजह से, उसे पानी से नहीं बुझाया जाता, और ज्यादा खतरनाक हो जाती है वो, क्योंकि वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करके सरफेस एरिया बढ़ा देंगे वो, और ज्यादा उसे ऑक्सीजन मिलेगी बर्निंग के लिए। तो कभी भी हम हाइड्रोकार्बन, और पेट्रोल डीजल क्या होते हैं? ये सब हाइड्रोकार्बन ही है। गैस, जो गैसोलीन जो हमारे कार में पेट्रोल जिसे बोलते हो आप, गैसोलीन बोलते हो, या एलपीजी जो होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो यूज किया जाता है, फ्यूल यूज किया जाता है, ये सब हाइड्रोकार्बन है। इसकी बर्निंग, इसकी जो फायर होती है, इसको कभी भी हम पानी से नहीं बुझाने की कोशिश करते, क्वंचिंग जो करते हैं। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंस हैं सारे। डेंसिटी से रिलेशन हो गया, सॉलिबिलिटी, नॉन पोलर हैं ये, डिसॉल्व नहीं होंगे वाटर में। वाटर तो बहुत पोलर है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आके ट्रैप करना पड़ेगा मीथेन को, तब जाके डिसॉल्व होगा ना। लेकिन वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ है एक दूसरे से, वाटर की तो अपनी बॉन्डिंग बड़ी आपस में स्ट्रांग है, ये ट्रैप नहीं कर पाएगा बीच में, डिसॉल्व ही नहीं होगा। वाटर की लेयर अलग रहेगी, मीथेन की लेयर अलग रहेगी। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनमें पोलैरिटी कम होती है या नहीं होती। मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, मॉलिक्यूल बड़े होते चले जाते हैं, डिसॉल्व होने की पॉसिबिलिटी और कम होती चली जाती है। मोलर मास बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। ये काम की बात है ये आपके लिए। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में ब्यूटेन कम डिसॉल्व होगा, मीथेन ज्यादा डिसॉल्व होगा। ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा हो जाएगा, रहेगा तो वो भी इनसॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी डिसाइड की जा सकती है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट जब एल्केन के हमें बताने हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। जैसे मीथेन के बॉइलिंग पॉइंट कम है, CH3 के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मोलर मास बढ़ गया, क्योंकि कार्बन ज्यादा हो गए तो मास बढ़ेगा। CH3, CH2, CH3 और ज्यादा हो जाएगा, CH3, CH2, CH2, CH3। कार्बन बढ़ाते चले जा रहे हैं, मोलर मास बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम डाइसी हो जाती है कि जब हमने ये बोला कि 5 कार्बन
5 कार्बन का एक तो बना दिया पेंटेन, 5 कार्बन का एक 2 मिथाइल प्रोपेन भी बने, 2 मिथाइल ब्यूटेन भी बनेगा, 5 कार्बन का 2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी बनेगा। अब इसके तो तीनों के मोलर मास बराबर है, इनको कैसे कंपेयर करें? यहां नहीं अप्लाई होगा ये, क्योंकि इनके तीनों के मोलर मास तो सेम है, पहले का दूसरे। भाई क्यों सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है ना। ये है C5H12, C5H12 है, ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है। मोलर मास निकाल लो, 12 होता है कार्बन का, मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो मोलर मास जो इसका है वही इसका है, वही इसका है। तो ये मोलर मास के बेस पर हम नहीं कर पाएंगे। अगर आइसोमर हैं तब हमें कुछ और तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, तब हमें देखना पड़ता है मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया, तब हमें देखना पड़ता है ब्रांचिंग। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन में ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है, ये ब्रांच बन गई, ये ब्रांच बन गई। ये सिर्फ एक ब्रांचिंग है, यहां कोई ब्रांचिंग नहीं है, मॉलिक्यूल पूरा बड़ा है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी मॉलिक्यूल सिकुड़ता जाएगा, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। तो सेम मॉलिक्यूलर मास अगर है तब, दैट मीन्स मॉलिक्यूल अगर आइसोमर्स हैं तब के लिए बात है ये ट्रू, हमेशा के लिए नहीं है। स्ट्रेट चेन आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, ब्रांच के कम होते हैं। ये बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट की। किस बात पर डिपेंड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट? मोलर मास पर। लेकिन अगर कई सारे मॉलिक्यूल के मोलर मास एक ही जैसे हैं तो क्या चेक करोगे? सरफेस एरिया। कैसे चेक किया जाएगा सरफेस एरिया? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ गई, सरफेस एरिया कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए। ब्रांचिंग कम रही, मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल आपस में खींचेंगे ना, ये सरफेस, जहां सरफेस एरिया होता है वहीं तो वैन डर वाल्स फोर्स वर्क करती हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा फोर्सेस वर्क करेंगी। तो हम कह सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सरफेस एरिया के। तो ये एक जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स ये याद तो कर लेते हो, लेकिन यहाँ आइसोमर भूल जाते हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड रह जाता है, कंपाउंड के लिए नहीं है भाई ये बात, ओनली फॉर आइसोमर्स। क्या आइसोमर्स? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये है आइसोमर्स। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड नियोपेंटेन। ये 3 एग्जांपल में ब्रांच ज्यादा हो गई, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक हो गई बात? एक और बात बताता हूं मैं। ये मेरे पास एक एल्केन है, ये हो गया 6 कार्बन का एल्केन। एक ये दे दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हम सिंपल प्रॉब्लम कर पाएंगे, बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उन पर भी आएंगे, लेकिन ये पहले सिंपल वाला पार्ट करो। आपको क्वेश्चन जो दिया गया वो ये दिया गया कि बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा हैं किसके कम हैं, इसके बारे में आप बताओ। Which of the following have higher boiling point and why? तो इस केस में तो हमने आंसर कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे पेंटेन के, हेक्सेन के, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं। पहले देखना पड़ेगा कि ये आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं तो ठीक है, फिर हम ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। हेक्सेन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट कम, सरफेस एरिया क्योंकि हेक्सेन का ज्यादा है। ये बात हम प्योरली मेल्टिंग पॉइंट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहां तो मुझे क्या करना है, लिक्विड था, लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे थे और उनको गैसियस स्टेट में मुझे भेजना है, तो वो एनर्जी देनी पड़ेगी। वैन डर वाल्स फोर्स, अकेले सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए। लेकिन जब कोई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड है, सॉलिड से पहले लिक्विड बनाओगे, लिक्विड बनाने के लिए वैन डर वाल्स फोर्स है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स तो है ही है, लेकिन ये तो क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल बना हुआ है ये। और क्रिस्टल की आप लोग जानते हो कि एक लैटिस एनर्जी होती है क्रिस्टल की, वो लैटिस एनर्जी भी यहां पर अपना रोल प्ले करेगी। वैन डर वाल्स फोर्स प्लस लैटिस एनर्जी। लिक्विड को गैसियस स्टेट में यानी बॉइलिंग पॉइंट जब मैं चेक करूंगा तो सिर्फ एक चीज देखनी है, और वो क्या चीज है? वो चीज है वैन डर वाल्स फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे, मेल्टिंग पॉइंट के लिए लैटिस एनर्जी प्लस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी वैन डर वाल्स फोर्स। जो लैटिस एनर्जी है वो इवन ऑड के साथ चलती है। जो जब सॉलिड स्टेट आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा जो ऑड नंबर के एल्केन्स होते हैं, ऑड नंबर के एल्केन परफेक्टली पैक्ड नहीं हो पाते क्रिस्टल में, उनकी लैटिस एनर्जी कम होती है। जो इवन नंबर के एल्केन्स हैं उनकी लैटिस एनर्जी कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा होती है। अब दो चीजें वर्क कर रही हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 का कोई कंपाउंड है, कार्बन 4 का कोई कंपाउंड है, कार्बन 5 का कोई कंपाउंड है, कार्बन 6 का है। तो एक तरफ तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती चली जा रही है स्मूथली, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये देखता हूं तो ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। इवन नंबर एंड ऑड नंबर में यहां पर 4 और 5 में गड़बड़ आ जाती है। 5 वाले की लैटिस एनर्जी कम रहती है, 4 वाले की लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो यहां ये गड़बड़ शो करते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड नंबर के कार्बन के जो एल्केन्स होते हैं, वहां मेल्टिंग पॉइंट में गड़बड़ आती है, स्मूथ नहीं होता कोई भी इनमें। जो जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताएं, मीथेन का कम, इथेन का ज्यादा, प्रोपेन का और ज्यादा, ब्यूटेन का और ज्यादा, पेंटेन का और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मेल्ट, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। ये कार्बन की संख्या हो गई, ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमने बढ़ाया, मिथेन इथेन पर पहुंच गए, प्रोपेन पर पहुंच गए, प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन पर आए तो पेंटेन का कुछ कम हो गया, हेक्सेन पर आए, हेप्टेन का कुछ कम हो गया। ऐसे चलता है, ये इंक्रीज कर रहा है फिर कुछ कम हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है फिर कुछ कम हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है फिर कुछ कम हो गया। ये पैटर्न चलता है। और ये पैटर्न जो नीचे वाला एलिमेंट कंपाउंड होता है, ये ऑड नंबर का होता है, उसके बाद वाला। मान लो 4 कार्बन का ब्यूटेन है तो 5 कार्बन का पेंटेन, ये मेल्टिंग पॉइंट कुछ कम रहेंगे 5 कार्बन वाले के, 4 वाले के थोड़े से ज्यादा होते हैं। ये ऑर्डर जो है गड़बड़ रह रहे होते हैं इनमें। तो ये बात आपको एक और सीखनी है, बॉइलिंग पॉइंट के अलावा की बात ये हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, इसे चेंज करो, मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर कार्बन के एल्केन अगर हैं तो वो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। दिस इज बिकॉज ऑफ एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने से क्या होगा? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का होने से उनकी लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लोज पैकिंग एक वर्ड होता है जो सॉलिड स्टेट में आपको समझ आएगा। मॉलिक्यूल बड़े क्लोज आ जाते हैं, जब क्लोज आते हैं तो उनकी जो एनर्जी है उनको सेपरेट करने के लिए वो ज्यादा होती है, क्लोज पैकिंग ज्यादा होती है इवन नंबर के एल्केन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, या दूसरा टर्म क्या बोलोगे आपके क्रिस्टल में पैकिंग ज्यादा आसानी से हो जाती है। तो ये एक वे रहेगा इसको एक्सप्लेन करने का। तो आई होप कि आपको ये बात समझ लग गई होगी अच्छी तरह से। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एक्चुअली मैंने इसको स्किप किया इसलिए क्योंकि मैं बता ही देता हूं चलो,
हम दोबारा भी हेलोजिनेशन कर सकते हैं। देखो मिथेन है ये, मिथेन में जब हमने एच हटा के Cl लिख दिया तो मिथाइल क्लोराइड बना, लेकिन हमने और रिएजेंट ऐड कर दिया क्लोरीन, यहाँ 1 मोल लिया, यहाँ 2 मोल, तो ये एक एच बच रहा है ना, भी ये एच हटेगा फिर क्लोरीन आ जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। और ऐड कर दिया एक्सेसिव क्लोरीन, 3 मोल, पहला मोल, दूसरा मोल, तीसरा मोल, चौथा मोल, 4 मोल ऐड किए। तो मैं अगर इस रिएक्शन को इकट्ठा करके लिखता हूं पूरे रिएक्शन को, तो क्या लिखूंगा, CH4 प्लस 4Cl2, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4Cl2 करके फाइनली क्या लिखूंगा मैं, चारों हाइड्रोजन हटा दिए, ये 4 के 4 हाइड्रोजन मैंने हटा दिए, 4Cl लिख दिए, CCl4 लिख दिया, प्लस साथ में क्या लिखूंगा, HCl। कितने HCl लिखूंगा, 4HCl, यहां अलग अलग दिए हैं, एक HCl, दूसरा HCl, तीसरा HCl, चौथा HCl। तो यानी अगर एल्काइल हैलाइड बनने के बाद हमने और हेलोजन ऐड कर दिया तो दोबारा से रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। इसको मैं बोलूंगा मोनोहेलोजिनेशन। मोनोहेलोजिनेशन का मतलब एक क्लोरीन। इसको मैं बोलूंगा डाई हेलोजिनेशन, 2 क्लोरीन लेकर के आए। इसको मैं बोलूंगा ट्राई क्लोरीनेशन। ट्राई क्लोरीनेशन का मतलब 3 क्लोरीन लाए। ये टेट्रा क्लोरीनेशन मतलब 4 क्लोरीन लाए। ये मीनिंग है इसका। तो यहां पर भी हम वही काम कर सकते हैं। अगर ये रिएक्शन में आगे आपको कहा जाए कि और दोबारा से क्लोरीन को रिएक्शन करो, तो आप ये एच हटाकर क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन की जगह मैं फ्लोरीन भी ले सकता हूं, ब्रोमीन भी ले सकता हूं, आयोडीन भी ले सकता हूं। ये सब अलग अलग हेलोजेंस हैं। रिएक्टिविटी की बात अगर करते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करते हैं, तो फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। इतना तेज रिएक्शन करता है फ्लोरीन एल्केन के साथ कि एक्सप्लोशन के साथ होता है ये रिएक्शन। जो एक वो बात है ना कि एल्केन इनर्ट होते हैं, फ्लोरीन के लिए सही नहीं है ये बात। फ्लोरीन के साथ हाईली रिएक्टिव है एल्केन्स। हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होते हैं वो बड़े स्लो रिएक्शन देते हैं, और आयोडीन तो देता ही नहीं, रिवर्स हो जाता है रिएक्शन, सारा का सारा रिवर्सिबल हो जाता है आयोडीन का रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो एल्केन का हेलोजन के साथ होगा, अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले, तो बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन आपको बता रहा हूं जो काम का रीजन है। क्या रीजन है इस ऑर्डर का? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई। फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन सबसे पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी फ्लोरीन की ज्यादा है, और ये बड़ी तेजी से इसलिए रिएक्शन दे सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरिनेशन एक्सप्लोशन के साथ होगा। ये जो क्लोरीन है एंड ब्रोमीन है, ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन देंगे। आयोडीन का रिएक्शन बड़ा स्लो होता है एंड रिवर्सिबल होता है। यानी हमने अगर एल्केन लिया और उसको आयोडीन से रिएक्शन किया, आयोडीन से रिएक्शन करने पर क्या बन जाएगा, CH3CH2 आई बन जाएगा, प्लस साथ में HI भी बनाना। ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, HI दोबारा से इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करके वापस ये बना देता है इथेन प्लस I2। तो ये रिएक्शन अच्छा रिएक्शन नहीं माना जाता आयोडो एल्केन बनाने के लिए। और अगर आप फ्लोरीन लेते हो तो फिर इतना तेज होता है रिएक्शन के एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है। क्यों एनर्जी ज्यादा निकलती है ये देख लो। CH3C एंड F2 से रिएक्शन किया, क्या बना, CH3CH2F बना। ये बॉन्ड जो बनता है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड बनने में एनर्जी लिबरेट होती है।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो लार्ज अमाउंट एनर्जी का लिबरेट होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी उतना ही ज्यादा रिएक्शन डेंजरस होता चला जाएगा। तो फ्लोरीनेशन इसलिए एक्सप्लोशन के साथ होता है क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो बनता है वो बहुत स्ट्रांग होने की वजह से हाईली एक्सोथर्मिक बॉन्ड होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बॉन्ड नहीं, गलत बोल गया मैं। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण ये रिएक्शन एक्सप्लोशन के साथ होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से ये बात करनी है। तो ये जो ऑर्डर लिखा है ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। क्या ऑर्डर मैंने बताया? हेलोजिनेशन में सबसे पहले फ्लोरीन रिएक्शन करते हैं, एक्सप्लोशन के साथ होता है। आयोडोनेशन रिवर्सिबल होता है, तो आयोडोनेशन का भी कुछ करेंगे अभी। उससे पहले एक और रिएक्शन टाइप देखते हैं। हमें क्लोरीन से रिएक्शन करना है, हमने ये चेंज नहीं किया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, लेकिन एल्केन कुछ अलग टाइप का ले लिया, CH3 C CH3 CH3 एंड H। ये मेरे पास दो टाइप के हाइड्रोजन हैं जो रिएक्शन कर सकते थे। अब आपको बोला गया कि क्लोरीन का इसके साथ रिएक्शन करा दो। ये वाला हाइड्रोजन हट सकता है जिसको नाम दिया जाएगा ट्रेशरी हाइड्रोजन। एक बात हो गई। फर्स्ट, सेम रिएक्शन अगर मैं करता हूं दूसरे किसी कार्बन पर, CH3H, इस बार मैंने ये वाला H नहीं तोड़ा, ये प्राइमरी कार्बन पर H तोड़ दिया। ये प्राइमरी कार्बन है जिससे एक कार्बन लगा होता है, वो प्राइमरी कार्बन होता है। दिस हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज नाउ प्राइमरी हाइड्रोजन। रिएक्शन कराया क्लोरीन से ही, ब्रोमीन नहीं लिया क्योंकि फिर तो उनकी अपनी रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन की कम होती है। क्लोरीन ऊपर भी नीचे भी क्लोरीन ही, लेकिन हाइड्रोजन चेंज कर दिया अब रिएक्शन कराने में। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, टर्शियरी हाइड्रोजन फास्ट रिएक्शन देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन फॉलोड बाय प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर यह तो है ही नहीं सेकेंडरी, लेकिन अगर सेकेंडरी होता तो रिएक्शन और थोड़ा स्लो हो जाना था। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी, प्रोडक्ट की यील्ड की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी पूछी जाए, सेम हेलोजन से पूछी जाएगी, अलग अलग हेलोजन दे करके नहीं पूछी जाएगी, सेम हेलोजन से, तब टर्शियरी हाइड्रोजन सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी कुछ कम देते हैं, एंड प्राइमरी सबसे कम रिएक्शन देते हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहना चाहिए। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं करने को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ। जस्ट यू हैव टू राइट योर आंसर। ये तो वही बात है, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड टेक्स प्लेस विद एक्सप्लोशन। रीजन मैंने डिटेल से आपको बताया क्यों एक्सोथर्मिक होता है। आयोडोनेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे आगे करते थे, एक ला शैटेलियर्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। वो प्रिंसिपल क्या था कि अगर हम वन ऑफ द प्रोडक्ट हटा दें तो रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। ये मेरे पास एल्केन है, देखो इथेन, इसको मैंने I2 से रिएक्शन किया। जब मैंने रिएक्शन किया तो मुझे पता चला कि आइडो एल्केन तो बन गया, HI तो बन गया, लेकिन यह भी पता चल गया कि रिएक्शन रिवर्स भी हो रहा है। तो अब आपको काम दिया गया आइडो इथेन बनाने का। आइडो इथेन तो बना नहीं पाओगे तो रिएक्शन रिवर्स होते चले जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम किसी तरह से इस HI को हटा दें, वन ऑफ द प्रोडक्ट रिमूव कर दें, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता था। प्रोडक्ट अगर बाहर से डाल देंगे HI
तो बैकवर्ड हो जाएगा, हटा दें तो फॉरवर्ड हो जाएगा। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, HiO3 ऐड कर देते हैं। HiO3 इससे केमिकल रिएक्शन कर लेता है, इससे नहीं करता, इससे नहीं करता, इससे नहीं करता। इक्विलिब्रियम में चारों चीजें मौजूद हैं, इथेन भी है, I2 भी है, इथाइल आयोडाइड भी है, HI भी है। HNO3 या HiO3 HI से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके इसको हटा देगा, रिमूव कर देगा। रिमूव हो गया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये अपने आप में रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाई वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ HiO3 और HNO3 व्हेन वी प्रोसीड आयोडोनेशन ऑफ एल्केन। तो उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। जैसे ये है CH4I2, ये रिवर्सिबल है HI। अब ये HI हटाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने क्या ऐड किया, HiO3 ऐड कर दिया। HiO3 इसको निकाल के लाएगा, रिएक्शन करेगा, HI से रिएक्शन करके I2 बन गया, और उल्टा रिएक्टेंट बन गया। भाई ये तो और अच्छी बात हो गई, क्योंकि रिएक्टेंट जब बढ़ा देते हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो दो बातें हो रही हैं, एक तो HI हट रहा है और एक रिएक्टेंट की संख्या, रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए दो रिएजेंट याद रखने हैं आपको, ऐड किया जाता है एडोनेशन। अब दे रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए, ये जो मैं अभी बोल रहा था कि मैं क्वेश्चन दूंगा करने में। प्रोडक्ट लिखना है आपको, जो बनेगा वो प्रोडक्ट क्या, इन दोनों कंपाउंड के ए का, बी का एंड एक्स का IUPAC नेम लिख करके बताना है आपको जल्दी से। इसको ब्यूटेन को मैंने पहले लिख दिया ओपन करके। अब Br2 सनलाइट से जब रिएक्शन करेंगे तो हमें A एंड B दो लिखने हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने हैं। तो एक बार मैं प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर, यहां से H हटाओ, इससे H हटा दो, और यहां पर Br बढ़ा दो इस पर। तो मैं क्या लिखूंगा, CH3 CH2 CH2 CBr। ये जो बड़ा हुआ Br है वो लिख दिया मैंने। 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्लस एक और बनेगा, यहां से भी मैं हटा सकता हूं H, यहां से H हटाकर यहीं पर मैंने Br को एंटर कर दिया। एक दूसरा और पॉसिबल है प्रोडक्ट का बनना, 1 2 3 4, एंड इस पोजीशन पर मैं ले आया Br, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो एक तो आंसर हो गया मेरा ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन, एक मेरा आंसर हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब आपको लगता है कि यहां भी करेंगे ये काम, तो फिर तो गिनती फिर वही आएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही आएगा। ये इधर लाऊंगा मैं तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन ही आएगा। अगर इसको करेंगे तो यहां तो ये सेकेंडरी तो कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, CH3 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 CH3, कहीं से भी एक जगह से हटा दो। जब हम H हटाएंगे तो उसकी जगह Cl आ जाएगा, Cl सब्स्टिट्यूट करोगे, हम क्या लिख पाएंगे यहाँ आंसर, CH3C CH3 CH2Cl, Cl लिख दिया गया। चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, Cl एक ही बात है। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3, 2,2 डाइमिथाइल, उससे पहले 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आंसर होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं। सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे, यहां दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक तो CH2 CH2 एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया CH3 CH3। तो यहां दो प्रोडक्ट मिले। ठीक हो गई ना बात, इस तरह से ये सॉल्व करना है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब ये बचा हुआ पार्ट मैं भेजूंगा आपको, आसान पार्ट है ये, अब कोई बहुत ज्यादा कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, रिएक्शन इसके कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये एल्केन पूरा करने के लिए मैं आपको छोटा सा बिल्कुल 20 25 30 मिनट का एक लेक्चर भेजूंगा।